हेलो एवरीवन, आईसीएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हमने हमारे पहले सेशन में मध्य प्रदेश का एक भौगोलिक विस्तार देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि मध्य प्रदेश किन किन राज्यों के साथ सीमा बना रहा है और मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले जो हैं किन किन पड़ोसी राज्यों के जिलों के साथ सीमा बना रहे हैं। उस सेशन के एक मैप में एक छोटी सी भूल हो गई थी, तो कृपया करके आप लोग अपने वो मैप जो है अपडेट कर लीजिएगा। ये जो हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मैप जो देखा था, उसमें हमने ये रायसेन वाला जिला जो है मिस हो गया था। तो आप लोग अपने अपने मैप जो है वापस से जाके उस एरिया को अपडेट कर लीजिएगा। चलिए, तो आज हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम मध्य प्रदेश का फिजिकल डिवीजन देखेंगे, यानी भौगोलिक विभाजन देखेंगे। मध्य प्रदेश को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें से हमारा पहला भाग है सेंट्रल हाईलैंड, जो कि सबसे बड़ा भाग है। दूसरा है हमारा सतपुड़ा मैकाल रेंज, जो कि आप मैप में भी देख सकते हैं कि किस तरफ आ रहा है। और तीसरा है हमारा बघेलखंड प्लेट्यू, और इसको ईस्टर्न प्लेट्यू भी कहते हैं। अब इस सेशन में आगे बढ़ने के पहले हम थोड़ा सा भारत का भी भौगोलिक विभाजन देखेंगे। भारत को मुख्यतः जो है 5 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं। ये हमारा सबसे ऊपर वाला पॉइंट जो है ये हिमालय का रीजन है, ठीक है। फिर इसके नीचे जब हम आ जाते हैं तो ये उत्तरी मैदान यानी नदन प्लेन का रीजन है। फिर उससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो है पेनिसुलर प्लेटू या फिर प्रायद्वीप का पठार का रीजन है। जैसे ही हम उत्तरी मैदान से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो हमारा जो है प्रायद्वीप पठार की शुरुआत हो जाती है। अब इस हिस्से को, प्रायद्वीप पठार हिस्से को जो है 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग जो है हमारा सेंट्रल हाईलैंड रीजन है, यानी मध्य उच्च भाग आ जाता है। और दूसरा जो इसका दूसरा भाग है वो हमारा डेक्कन ट्रैप है। तो आप ये देख सकते हैं, ये वाला जो रीजन है ये सेंट्रल हाईलैंड रीजन है, और ये वाला जो है डेक्कन ट्रैप रीजन है। इसी के बीच में ये हमारी नर्मदा और ताप्ती की घाटियां पड़ती हैं। फिर इसके बाद अंत में जाके हमारे ये कोस्टल एरियाज आ जाते हैं। तो इधर आपको 4 भाग दिख रहे हैं, और 5वां भाग हमारा ये इधर आ जाता है कि थार रीजन आ जाता है, कि भारत का जो है रेगिस्तान वाला रीजन जो आ जाता है वो हमारा उत्तरी मैदान के पश्चिमी दिशा में आ जाता है। तो आज हम जो भौगोलिक विभाजन मध्य प्रदेश का देखेंगे वो इस क्षेत्र का विभाजन देखेंगे। इन विभाजनों को हम जो है प्राकृतिक विभाजन के नाम से भी जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली आपके भू आकृति यानी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, वहाँ के उस क्षेत्र के क्लाइमेट यानी जलवायु, वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ की नदियाँ, वहाँ के चट्टानों के बेसिस में किया जाता है। तो इन्हें हम जो है प्राकृतिक विभाजन भी कहते हैं। तो चलिए, अब हम जो है मध्य प्रदेश का विभाजन देख लेते हैं, कि जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश को मुख्यतः जो है 3 भागों में बांटा गया है। हमारा पहला रीजन आ जाता है सेंट्रल हाईलैंड रीजन आ जाता है, जिसे मध्य उच्च पठार भी कहते हैं। दूसरा हमारा सतपुड़ा मैकाल रीजन आ जाता है, जो कि मध्य प्रदेश के दक्षिण की ओर है। और तीसरा हमारा बघेलखंड प्लेट्यू या ईस्टर्न प्लेट्यू आ जाता है, जो मध्य प्रदेश के पूर्व छोर पे है। सेंट्रल हाईलैंड हमारा जो है सबसे बड़ा भूभाग है, जिसे जो है हमने 5 सब डिवीजन में डिवाइड किया है, जिसमें पहला हमारा मध्य भारत आ जाता है यानी सेंट्रल इंडिया। दूसरा हमारा बुंदेलखंड का प्लेट्यू आ जाता है, यानी बुंदेलखंड का पठार। तीसरा हमारा रीवा पन्ना प्लेट्यू आ जाता है। चौथा हमारा नर्मदा सोन वैली आ जाता है, और 5वां हमारा मालवा प्लेट्यू आ जाता है। तो आइए अब हम इन सभी क्षेत्रों को विस्तृत रूप से देखते हैं। ये है हमारा सेंट्रल हाईलैंड रीजन, जो कि प्रायद्वीप पठार का उत्तरी हिस्सा है। ये मध्य प्रदेश भौगोलिक क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो लगभग 82% एरिया कवर करता है ना। उसके बाद हमारे ये सतपुड़ा रीजन आ जाता है, ये करीब 11.7% एरिया कवर करता है, और ये हमारा 7% एरिया कवर करता है। तो जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड रीजन है, इसके उत्तर में जो है हमारे गंगा यमुना के मैदान हैं। इसके पश्चिम में हमारे अरावली की रेंज है। ईस्टर्न साइड में हमारी मैकाल की श्रेणी आ जाती है, और दक्षिण में हमारी ये नर्मदा सोन वैली रीजन आ जाता है। यह क्षेत्र हमारा पूरा पश्चिम से लेके जो है पूरा पूर्वी दिशा तक पूरा का पूरा फैला हुआ है। जो हमारे दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, वेस्टर्न एक्सट्रीम पॉइंट है, जो ईस्टर्न एक्सट्रीम पॉइंट है, ये पूरा एरिया हमारा ये कवर कर रहा है। अगर हम इसकी आकार की बात कर लेते हैं तो ये एक त्रिभुजा आकार बनाता है, यानी ट्रायंगुलर शेप्ड एरिया है। हाँ, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, आप जब भी किसी भी क्षेत्र का भौगोलिक विभाजन देख रहे हैं तो उसके चारों दिशा में कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं, आपको इसका सीक्वेंस भी याद करना है। इस सेंट्रल हाईलैंड रीजन के नाम से ही हमें ये पता चलता है कि ये क्षेत्र जो है, जो डेक्कन ट्रैप के रीजन है, उससे थोड़ा सा ऊंचा है। इसीलिए आप देखेंगे मुख्यतः यहाँ की सारी नदियों का जो फ्लो है वो उत्तर की तरफ है, ठीक है।
इधर जितनी भी नदियाँ हैं हमारे सेंट्रल हाईलैंड रीजन की, वो उन सभी का फ्लो जो है उत्तर या उत्तर पूर्वी दिशा में है। हमारा जो ये नर्मदा घाटी का इधर एक रिफ्ट बनाता है, तो दो एक्सेप्शन आ जाते हैं हमारे, नर्मदा घाटी और ताप्ती घाटी, जिनका फ्लो जो है वेस्ट की तरफ है। और फिर इधर जो हमारी वेनगंगा जो बेसिन आता है, वो इनका फ्लो जो है, क्योंकि डेक्कन ट्रैप का फ्लो जो है फिर सदर्न साइड में आ जाता है, और ईस्टर्न मतलब फिर इसका स्लोप जो है इधर से आके, और फिर कुछ हिस्से जब आप पूरे डेक्कन ट्रैप के मेन लैंड में आ जाएंगे तो उसका फ्लो जो है, उसका जो स्लोप है वो हमारा ईस्ट तरफ है। तो आप देखेंगे कि जो डेक्कन ट्रैप तरफ की जितनी भी नदियां हैं उन सभी का बहाव जो है पूर्व दिशा की ओर है। आइए तो अब हम सभी क्षेत्रों को मध्य प्रदेश के मैप में देख लेते हैं। यह है हमारा मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, जिसमें पहला क्षेत्र हमारा आ जाता है मालवा प्लेट्यू का, यानी मालवा का पठार। दूसरा क्षेत्र हमारा नर्मदा सोन वैली रीजन आ जाता है। तीसरा क्षेत्र हमारा जो है सतपुड़ा मैकल रीजन आ जाता है। चौथा क्षेत्र हमारा मध्य भारत यानी सेंट्रल इंडिया का रीजन आ जाता है। पांचवा क्षेत्र हमारा रीवा पन्ना का प्लेट्यू आ जाता है। छठवां क्षेत्र हमारा जो है बघेलखंड का प्लेट्यू आ जाता है। और सातवां जो है हमारा छठवां हमारा बुंदेलखंड प्लेट्यू आ जाता है, और सातवां हमारा बघेलखंड प्लेट्यू आ जाता है। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि मध्य प्रदेश को मुख्यतः 3 भाग में विभाजित किया है, और टोटल जो है 7 डिवीजन है मध्य प्रदेश के, कि उसमें जो सेंट्रल हाईलैंड है उसके 5 भाग हैं। ठीक है, ये जो हमारा मालवा का पठार है, ये पश्चिम दिशा से जो है पूर्वी राजस्थान से घिरा हुआ है। उत्तर में बात कर लेंगे तो मध्य भारत से घिरा हुआ। आपको इस तरह भी इन सारे क्षेत्रों के लोकेशन भी आपको याद करना है, कि क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं कि मालवा पठार के जो है उत्तरी भाग में कौन सा क्षेत्र है ना। तो आपको जितने भी लोकेशन यहाँ दी गई, जितने भी डिविजन्स दिए गए हैं, उन सबके जो है एक्सट्रीम पॉइंट्स आपको देखने हैं। तो जैसे कि ये हमारा मालवा का पठार जो है पश्चिम दिशा से जो है पूर्वी राजस्थान यानी ईस्ट राजस्थान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसके वेस्ट में फिर जो है हमारा इंडियन फिजिकल डिवीजन का जो 5वां भाग है हमारा थार रीजन आ जाता है। ठीक है, जो पूर्वी हिस्सा है राजस्थान का वो पूर्वी राजस्थानी मैदानी क्षेत्र है। इसके उत्तर में देख लेते हैं तो मध्य भारत, इसके पूर्वी उत्तर रीजन यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन में देख लेते हैं तो बुंदेलखंड का पठार आ जाता है। इसके ईस्टर्न रीजन में देख लेते हैं तो रीवा पन्ना का प्लेट्यू आ जाता है। और ये इसके सदर्न रीजन में दक्षिणी भाग में देख लेते हैं तो नर्मदा सोन वैली रीजन से हमारा मालवा प्लेट्यू घिरा हुआ है। इसी तरह हम नर्मदा सोन वैली को देख लेंगे तो ये जो है उत्तर की दिशा में मालवा से, दक्षिण में सतपुड़ा से, ईस्टर्न में बघेलखंड से, और नॉर्थ ईस्टर्न में जो है रीवा पन्ना प्लेट्यू से ये घिरा हुआ है। मध्य भारत की हम बात कर लें यानी सेंट्रल इंडिया की, तो ये जो है उत्तर दिशा में जो है गंगा के मैदानी क्षेत्र, गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र यहाँ आ जाते हैं, इनसे घिरा हुआ है। पूर्वी दिशा में जो है ये बुंदेलखंड के पठार से घिरा हुआ है। पश्चिमी जो ये है अरावली की श्रेणियों से ये घिरा हुआ है। और अगर इसके दक्षिण में देख लें तो ये मालवा प्लेट्यू से घिरा हुआ है। सतपुड़ा मैकल रीजन को अगर हम देख लेते हैं तो ये उत्तर की दिशा में जो है नर्मदा सोन वैली रीजन से घिरा हुआ है। दक्षिण की दिशा में ये जो है ताप्ती वैली और महाराष्ट्र के मैदानी क्षेत्रों से घिरा हुआ है। पूर्व की दिशा में ये बघेलखंड से घिरा हुआ है। इसी तरह हमारा ये जो बुंदेलखंड का जो पठार है, ये जो पूर्व की दिशा में, ये रीजन भी बुंदेलखंड का काफ़ी हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश में भी आता है। तो इस रीजन में भी ये बुंदेलखंड के पठार के रीजन ही आ जाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के जो भी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं ये उधर के। अगर इसके नदन में बात कर लेते हैं यानी उत्तरी दिशा में, यही गंगा यमुना मैदान क्षेत्र से ये घिरा हुआ है। ये अपने पश्चिमी क्षेत्र में जो है मध्य भारत से घिरा हुआ है। और इसके दक्षिणी में जो है मालवा प्लेट्यू और रीवा पन्ना प्लेट्यू से घिरा हुआ है। बघेलखंड की बात कर लेते हैं तो इसका मेजर एक्सटेंशन, अगर आपको ये एमपी के मैप में जो है ये छोटा सा रीजन आपको दिख रहा है, बट इसका मेजर पोर्शन जो है वर्तमान के छत्तीसगढ़ एरिया में चला गया है। तो ये हमारा जो है पूर्व की दिशा से जो है छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों से घिरा हुआ है। अगर हम इसके सदन की बात कर लें तो ये सतपुड़ा मैकाल से घिरा हुआ है। और इसके नॉर्थ की बात कर लेते हैं हम, यानी उत्तर दिशा में ये जो है नर्मदा सोन वैली से घिरा हुआ है। आई होप आपको यहाँ तक सभी क्षेत्र की लोकेशन और कौन कौन क्षेत्र से वो घिरे हुए हैं ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन सा क्षेत्र का कितना क्षेत्रफल है और वो मध्य प्रदेश की कुल भूभाग का कितने प्रतिशत उस क्षेत्र का है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं मालवा का पठार। इसका कुल क्षेत्र है 88,222 स्क्वायर किलोमीटर यानी 88,222 स्क्वायर किलोमीटर। और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्र है, सबसे बड़ा डिवीजन है, फिजिकल डिवीजन है, जो कि कुल 28% है मध्य प्रदेश के कुल भूभाग का। दूसरा हमारा सबसे बड़ा क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो वो नर्मदा सोन वैली रीजन आ जाता है, जो कि 86,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। और इसके प्रतिशत के हिसाब से हम देख लेते हैं तो करीब 27% है। ये दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है मालवा के बाद। तीसरा हम देख लेते हैं तो तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है वो सतपुड़ा मैकाल रीजन है। ये करीब 34,000 स्क्वायर किलोमीटर है और इसका प्रतिशत है 11% है। यहाँ एक छोटा सा अपडेट मैं देना चाहूँगा, मुझे याद आया कि कई सारे मैप में जो नर्मदा सोन वैली रीजन है उसको यहीं तक दर्शाया गया है ना। बट
जितना मैंने अभी रिसर्च किया है और जितना मैंने अभी गवर्नमेंट के साइट्स में देखा है, इसका पूरा एक्सटेंशन पूरा ये हमारा ईस्टर्न साइड तक जाता है। तो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, मे बी आप लोगों को, कई लोगों को ये डाउट आ सकता है कि बाकी जो भी मैप्स अवेलेबल हैं उसमें जो है नर्मदा सोन वैली रीजन को इस क्षेत्र में दिखाया गया और इस क्षेत्र को जो है बघेलखंड में काउंट किया जाता है। बट ये जहाँ तक कि मुझे जानकारी है, अगर किसी को और बेहतर जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप वो चीज़ मेंशन कर सकते हैं। बट मेरी जानकारी के हिसाब से जो है ये क्षेत्र जो है पूरा पूरब से लेके, मतलब इसका पूरा पूरब से लेके पश्चिम तक का एक्सटेंशन है, ईस्ट टू वेस्ट तक का पूरा एक्सटेंशन है। क्यों? क्योंकि अभी हम इसको आगे देखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो वर्तमान विभाजन है वो 7 भागों में बांटा गया है। बट अविभाजित मध्य प्रदेश में कुल 9 फिजिकल डिवीजन थे, ठीक है, जिसमें ये वाला क्षेत्र जो है महानदी बेसिन में काउंट किया जाता था। तो एक बार ये आप अपडेट कर लीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र जो है सतपुड़ा मैका रीजन देख लिया है। मैं आशा रखता हूं कि अब आप इस मैप के थ्रू बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई करने पाएंगे कि कौन सा क्षेत्र जो है किस रीजन में आता है, किस डायरेक्शन में आता है। ठीक है, हमारा चौथा जो सबसे बड़ा क्षेत्र है, आपको यहाँ एक चीज़ और ध्यान देनी है कि आपको इन सभी क्षेत्रों के क्षेत्रफल और इनके परसेंटेज, जो भी प्रतिशत है इनके कुल भूभाग का और किस डायरेक्शन में, ये सारी चीज़ें याद करनी है। ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से प्लस आपके मेंस की आंसर राइटिंग ओरिएंटेशन में जो फैक्ट चाहिए उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चौथा हमारा सबसे बड़ा क्षेत्र है सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत का। ये कुल भूभाग का जो है 10.68% है। हम पांचवें सबसे बड़े क्षेत्र की बात करें तो रीवा पन्ना पठार है, जो कि उसका कुल क्षेत्र है 31,955 स्क्वायर किलोमीटर और प्रतिशत के हिसाब से देख लेते हैं तो करीब 10.36% है। हमारा छठवां सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो है बुंदेलखंड का पठार, जिसका कुल क्षेत्र है 25,000 स्क्वायर किलोमीटर और प्रतिशत के हिसाब से देख लेते हैं तो 7.7% है। और हमारा आखिरी और सबसे छोटा एरिया देख लेते हैं, जो मध्य प्रदेश के फिजिकल डिवीजन में जो सबसे छोटा एरिया आ जाता है वो बघेलखंड का पठार आ जाता है, जिसका कुल क्षेत्रफल है 23,733 स्क्वायर किलोमीटर और प्रतिशत के हिसाब से देख लेते हैं तो कुल 7% है। अब यहाँ इस टोटल डिवीजन में जो है आपको दो कंफ्यूजिंग पॉइंट रहेंगे, जो भी जब भी आप इन डेटा को याद करेंगे। पहला आप कंफ्यूज खाएंगे कि चौथा सबसे बड़ा कौन सा है, कि मध्य भारत का पठार है या फिर रीवा पन्ना प्लाट्यू है। इन दोनों चीज़ों में आप कंफ्यूज खाएंगे, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि मध्य भारत का पठार ऊपर है तो वो बड़ा होगा, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, बाकी तो आपको याद करना है। बट जो जिन एरियाओं में आप यूजली कंफ्यूज खा जाते हैं, या फिर मैं भी कभी ना कभी कंफ्यूज खाया था, तो आप उनको थोड़ा सा क्लियर करके चलिए। आप क्या होता है कि आप पढ़ाई करेंगे, पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे, बट वापस से जब सवाल आएगा आप उसको दिमाग में बैठाएंगे नहीं कि कौन एक्चुअल में बड़ा था। कंफ्यूज जो भी आपके कंफ्यूजिंग एरिया रहते हैं, तो आप डेफिनेटली पेपर में 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज खा जाएंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जो हमारा चौथा सबसे बड़ा क्षेत्र है वो मध्य भारत का पठार यानी सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू रहेगा, जो कि रीवा पन्ना प्लेट्यू से बड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे रीजन में सबसे नॉर्दर्न साइड में आ जाता है, तो इस बेसिस में आप याद कर लीजिएगा। दूसरा हमारा सबसे छोटे में हो जाता है कि बुंदेलखंड और बघेलखंड में आप थोड़ा सा कंफ्यूज खा जाते हैं, तो बघेलखंड हमारा नीचे आ जाता है, तो ये हमारा छोटा हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज वाइज भी दोनों क्लोज हैं कि बुंदेलखंड का 7.7 है तो बघेलखंड का 7 है। सेंट्रल इंडिया का जो है 10.68 है तो रीवा पन्ना प्लेट्यू का 10.36 है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप जो है कंफ्यूजिंग पॉइंट अपने दिमाग में क्लियर करके रखिएगा। तो आइए अब हम आगे जो है आगे के स्लाइड्स में इन सभी क्षेत्रों को अलग अलग मैप के थ्रू इनकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। आगे बढ़ने के पहले जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश के विभाजन के पहले मध्य प्रदेश के कुल 9 फिजिकल डिवीजन थे। अब मैंने जैसे लास्ट सेक्शन में भी बताया था ना, ये आम पढ़ाई होती है, एक खास पढ़ाई होती है। तो ये आपकी खास पढ़ाई में काउंट होता है कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का जो विभाजन के पहले कितने फिजिकल डिवीजन थे, उसके पहले नहीं जाना, बट इंपॉर्टेंट रखता है कि आप जो है विभाजन के पहले तक का आप देखो। तो टोटल जो है 9 फिजिकल डिवीजन थे। तो आइए अब एक छोटी सी एक ब्रीफली नज़र डाल लेते हैं कि वो कौन कौन से क्षेत्र थे जो कि मध्य प्रदेश से अलग हो गए थे। जो वर्तमान छत्तीसगढ़ का जो फिजिकल डिवीजन है उसमें जो हमारा ये रीजन आ जाता है, एक सेकेंड, ठीक है, ये रीजन आ जाता है, इसको सरगुजा बेसिन या बघेलखंड का पठार भी कहते हैं। ये कौन सा रीजन आ जाता है? वर्तमान छत्तीसगढ़ का जो है वेस्टर्न रीजन आ जाता है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन आ जाता है। तो फिर उसके बाद जो है ये जसपुर समरी पार्ट आ जाता है, ये नदन पॉइंट में आ जाता है नॉर्थ ईस्ट में। फिर सेंट्रल रीजन में आ जाता है महानदी बेसिन आ जाता है, और इसके सदर्न रीजन में आ जाता है दंडकारण्य का पठार आ जाता है। तो अब आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के 7 फिजिकल डिवीजन है और इधर 4 हैं, तो टोटल 11 हो जाते हैं। तो और हम जैसे पढ़ रहे हैं कि अविभाजित मध्य प्रदेश में 9 फिजिकल डिवीजन थे। तो ये जो सरगुजा बेसिन है ये हमारा बघेलखंड पठार का ही एक्सटेंशन है, ये पहले उसका ही पार्ट था, तो इसको अलग से नहीं काउंट किया जाता। जो हमने अभी ईस्टर्न बघेलखंड देखा था ना, वो काफ़ी छोटा सा एरिया था, तो ये उसी का एक्सटेंशन पार्ट है।
तो हम उसी में ही काउंट करते थे। जो हमारा नर्मदा सोन वैली रीजन आ जाता है तो वो जो है महानदी बेसिन और छत्तीसगढ़ के मैदान जो है उस क्षेत्र के साथ गिने जाते थे। तो वो ये दोनों चीज़ें उस क्षेत्र में आ जाती थी। फिर दूसरा हमारा बचता था ये जसपुर समरी पाठ, और इसके नीचे जो है हमारा 9वां जो क्षेत्र आ जाता था वो दंडकारण्य का पठार आ जाते थे। तो इस प्रकार जो है मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश जो है 9 फिजिकल डिवीजन में इनको डिवाइड किया गया था। तो अगर अब सवाल आपके बनते हैं कि मध्य प्रदेश को मुख्यतः कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो 3 भागों में। जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड रीजन है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, उसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। और मध्य प्रदेश को कुल कितने जोन में डिवाइड किया गया है, तो मध्य प्रदेश को, वर्तमान मध्य प्रदेश को 7 भागों में डिवाइड किया गया है। और चौथा क्वेश्चन हमारा अगर बनता है कि अविभाजित मध्य प्रदेश को जो है कितने फिजिकल डिवीजन में डिवाइडेड था अविभाजित मध्य प्रदेश हमारा, तो वो 9 फिजिकल डिवीजन में डिवाइडेड था। तो आई होप यहाँ तक आपको नंबरिंग के जो भी डाउट्स होंगे, जो भी इश्यूज रहे होंगे, वो भी क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे की स्लाइड में हर रीजन को जो है उनकी जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस के हिसाब से देख लेते हैं। तो ये है हमारा सबसे बड़ा रीजन जिसे हम मालवा का पठार भी कहते हैं। इस मैप को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन आगे फ्यूचर में नहीं रहे, और इसका आप स्क्रीनशॉट चाहें भी तो ले सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला रीजन आ जाता है मालवा प्लाटू यानी मालवा का पठार। इसका क्षेत्रफल हमने अभी पिछले स्लाइड में भी देखा कि कुल जो है 88,222 स्क्वायर किलोमीटर का है, और प्रतिशत में जो है 28%, 28.62% है। ये किस टाइप के चट्टानों से बना हुआ है, तो ये बेसिकली बसाल्ट रॉक ऑफ डेक्कन ट्रैप, यानी ये पूरा जो है लावा वाला क्षेत्र है। हमारा ये जो मालवा का पठार है ये डेक्कन प्लाटू का ही, डेक्कन ट्रैप का ही एक एक्सटेंशन है। तो ये पूरा क्षेत्र जो है एक बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। इस क्षेत्र के बीच से हमने जो पहला लेक्चर देखा था उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ा हुआ था। इस क्षेत्र को 2 इक्वल पार्ट्स में जो है कौन डिवाइड करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड करती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश के किस भौगोलिक भाग को जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो हमारे मालवा के पठार को करती है। दूसरा अगर हम देख लेते हैं कि इसका जो एक एवरेज एलिवेशन है, यानी कि एवरेज जो इसकी ऊंचाई है वो करीब जो है 350 मीटर से लेके जो है 450 मीटर तक है। तो हमारे मालवा के पठार की जो औसत ऊंचाई है वो करीब 350 से लेके 450 मीटर तक है। और मालवा के पठार में जो है अब हम देख लेते हैं कि क्लाइमेट किस टाइप का है। तो इस क्षेत्र में जो है क्लाइमेट जो है ट्रॉपिकल मॉनसून यानी उष्णकटिबंधीय मॉनसून है, जहाँ करीब 75 से लेके 125 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल होती है, वर्षा होती है। अब इस क्षेत्र में किस तरीके की मिट्टी पाई जाती है, तो मालवा के क्षेत्र में जैसे कि हमने देखा है कि ये डेक्कन ट्रैप का ही एक एक्सटेंशन है, तो इस क्षेत्र में जो है ज़्यादातर जो है काली मिट्टी ही पाई जाती है। अब काली मिट्टी पाई जाती है तो यहाँ का अगर फिर फसलें किस तरह की होंगी, तो यहाँ की मुख्य फसलें हैं गेहूँ, सोयाबीन, कॉटन यानी कपास, और दूसरा ग्राउंडनट। तो ये यहाँ की मुख्य फसलें हैं। यहाँ का वेजिटेशन कैसा है, यानी वनस्पति कैसा है, तो वेजिटेशन जो है मालवा के पठार का जो है ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं इस क्षेत्र में, जहाँ पे मोस्टली जो है सागौन और सॉल्ट जो ट्रीज हैं, जो वन है वो काफ़ी फैले हुए यहाँ पाए जाते हैं। और ओवरऑल अगर फॉरेस्ट काउंट एरिया में किया जाए तो मालवा के क्षेत्र में जो है थोड़ा सा वन कम पाए जाते हैं। क्यों? इसका मेन कारण ये है कि इस क्षेत्र में जो है कृषि बहुत ही एक्सटेंसिव एरिया में की जाती है ना, बहुत एग्रेसिवली ये क्षेत्र जो है कृषि का क्षेत्र है। तो इसलिए थोड़ा सा जो भी क्षेत्र जहाँ कृषि ज़्यादा होती है तो उधर थोड़े से फॉरेस्ट कम पाए जाते हैं। अगर हम इंडस्ट्रीज़ यानी इकोनॉमी के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं तो ये क्षेत्र सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया आ जाता है मध्य प्रदेश का, जहाँ पास जो है मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ जो भी है मध्य प्रदेश की वो इसी एरिया में ही पाई जाती हैं। उनमें अगर हम देख लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज़ जो भी हैं औद्योगिक क्षेत्र के, उनमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा ये एरिया जो है कॉटन टेक्सटाइल के लिए, कि यहाँ बड़े बड़े जो हैं कॉटन टेक्सटाइल प्लांट्स हैं इन क्षेत्रों में। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए भी ये क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा फेमस है। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर आ जाता है वो हमारा फार्मास्यूटिकल आ जाता है। और जो कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस अगर इंडस्ट्रीज लोकेशन की देख लेते हैं तो वो हमारा पीथमपुर हो गया जो कि धार में है, इंदौर हो गया, पीलूखेड़ी हो गया, मंडीदीप हो गया जो कि भोपाल में है। तो हमने इस क्षेत्र का जो है एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है ये चीज़ भी देख लिया। और अब जो है हम कल्चर और टूरिज्म में इस क्षेत्र में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज पाए जाते हैं, देखिए इधर इन सेशंस में हम थोड़ा सा चीज़ें ब्रीफली कवर कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं कवर कर रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले सेशन में हम उनमें जो है सभी इंडस्ट्रीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंडस्ट्रियल रीजन है, कौन कौन से मिनरल रीजन है, मध्य प्रदेश का जो है ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, मध्य प्रदेश के कल्चर टूरिज्म, ये सारी चीज़ें हम डेप्थ में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ आपको ये याद रखनी है कि एक
जो भी फिजिकल डिवीजन है मध्य प्रदेश का उसका एक इंट्रोडक्शन, क्योंकि मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में भी कवर होंगे, जो भी फैक्ट्स हमने अभी देखे हैं कि एरिया वाइज, परसेंटेज वाइज, ये सारी चीज़ें, जो भी लोकेशन वाइज, प्लस ये आपकी मेंस में भी कि आप जैसे ये पैटर्न 2020 के बाद चेंज हो गया कि आपको 5 मार्कर में शॉर्ट आंसर में लिखना, आप क्रिस्प में यही चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लेके भाई आपको 5 मार्कर में मालवा प्लेट्यू के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो आप फटाक से एक छोटा सा मैप बनाएंगे और ये एरियाज जो भी इसमें इसकी इंपॉर्टेंस, जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस और जो भी कल्चरल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम डिस्कस करें, ये सारी चीज़ें आप बुलेट पॉइंट में लिख देंगे, आपको पूरे नंबर वहाँ से मिलेंगे। तो हम अभी इस डिवीजन को ब्रीफली कवर कर रहे हैं, आगे के आने वाले सेशंस में हम इन सभी एरियाज़ को जो है थोड़ा सा डेप्थ में भी कवर करेंगे। तो चलिए, हमने अभी इंडस्ट्रीज़ देख ली है। अब इंडस्ट्रीज़ के बाद जो है इस क्षेत्र का जो है कल्चर और टूरिज्म में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज़ आ जाते हैं। तो उज्जैन जो है हमारे महाकाल मंदिर के लिए जो हमारा फेमस है वो हमारा उज्जैन का एरिया आ जाएगा, मांडू का एरिया आ जाएगा, सांची का एरिया आ जाएगा, विदिशा आ जाएगा और भीमबेटका का आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं। इसके अंदर और भी इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं, बट वो सारी चीज़ें आप एक ही जगह कवर नहीं कर सकते, उनके लिए हम एक सेपरेट लेक्चर देखेंगे। इसी तरह सभी रीजन में हम इंपॉर्टेंट एरियाज़ ही डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आगे देखते हैं इस क्षेत्र की जो है मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सिगार है। ठीक है। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये आता है कि चंबल जो है जनपाव से निकलती है तो वो सबसे ऊंची होगी, तो आप उधर थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उधर की सबसे जो मालवा पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सिगार चोटी है, जिसकी कुल ऊंचाई है वो 881 मीटर यानी 881 मीटर है। फिर दूसरी यहाँ की जो ऊंची चोटी है वो धाजरी है, और तीसरी हमारी सबसे ऊंची चोटी है वो जनापाव है, जिसकी कुल, आपको जनापाव की भी ऊंचाई याद रखनी है, जिसकी कुल ऊंचाई जो है 854 मीटर है। यहाँ इस क्षेत्र से जो है कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, क्षेत्र से जो मेजर रिवर्स हैं वो हैं हमारी चंबल है, शिप्रा है, काली सिंध है, पार्वती है, बेतवा है, माही है, सिंध है ना। हमारी चंबल यहाँ से निकलती है, शिप्रा यहाँ से निकलती है। इसी प्रकार से हमारी ये सारी जो नदियाँ हैं जो भी हमने मेंशन किया हुआ है, ये यहाँ की मालवा क्षेत्र से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ की जो फेमस इंपॉर्टेंट ट्राइब है वो हमारी भील ट्राइब है। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि मालवा के क्षेत्र में जो है उसकी जोग्राफिकल, उसकी कल्चरल वाइज, इकोनॉमिक वाइज क्या क्या इंपॉर्टेंस है ब्रीफली और किस क्षेत्र में आता है। तो चलिए अब इसी प्रकार हम आगे के क्षेत्र भी देख लेते हैं। हमारा अगला जो क्षेत्र है वो सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत का पठार है। चलिए, तो देखते हैं कि इसका एरिया, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस कर लिया कि इसका टोटल एरिया है वो 32,896 स्क्वायर किलोमीटर है। ये किस तरीके की चट्टानों से बना हुआ, ये विंध्या रॉक और कडप्पा चट्टानों से बना हुआ है। जो हमारा मध्य भारत का पठार है वो विंध्यन रॉक्स और कुडप्पा रॉक से बना हुआ है। यहाँ किस टाइप की सॉइल पाई जाती है, तो यहाँ मुख्यतः जो है एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में जो है नदियों का प्रवाह सबसे ज़्यादा, जो इंपॉर्टेंट हमारी नदी है वो चंबल है। और ये क्षेत्र जो है मृदा अपरदन के लिए भी जाना जाता है। ये सॉइल इरोजन यहाँ काफ़ी ज़्यादा होता है। ये जो हमारा क्षेत्र आ जाता है भिंड, मुरैना, श्योपुर वाला, इन रीजन्स में सॉइल इरोजन काफ़ी ज़्यादा होता है। क्लाइमेट की बात कर लेते हैं, यहाँ की जलवायु देख लेते हैं। तो यहाँ की जो जलवायु है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है, यानी महाद्वीपीय जलवायु है। कि ठंड के, महाद्वीपीय जलवायु यूजली कि जहाँ ठंड के समय काफ़ी ठंड पड़ती है और गर्मी के समय काफ़ी गर्मी पड़ती है। कि अगर आप ये वाला बेल्ट देखेंगे, ग्वालियर वगैरह वाला बेल्ट देखेंगे, तो यहाँ ठंड के टाइम में काफ़ी ठंड पड़ेगी, एक्सट्रीम ठंड पड़ती है, और गर्मियों के टाइम में भी काफ़ी एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है। तो ये एरियाज जो है यूजली कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट के एरिया में आते हैं, यानी महाद्वीपीय जलवायु। वर्षा की बात कर लेते हैं, तो इस क्षेत्र की जो औसत वर्षा है, एवरेज रेनफॉल है, वो करीब 75 सेंटीमीटर है, 75 सेंटीमीटर है। और इधर एक इंपॉर्टेंट एरिया आ जाता है हमारा, ये भिंड वाला एरिया आ जाता है, जो कि लोएस्ट रेनफॉल यानी सबसे न्यूनतम वर्षा के क्षेत्र में भी गिना जाता है, जिसकी कुल जो है 55 सेंटीमीटर यहाँ बारिश होती है। वनस्पति के हिसाब से देख लेते हैं, वेजिटेशन के हिसाब से देख लेते हैं, तो ये रीजन थोड़ा सा शुष्क है, ड्राई रीजन है, और यहाँ मुख्यतः बबूल और खैर टाइप के ही पेड़ पाए जाते हैं। फसलों में देख लेते हैं, तो यहाँ की जो मुख्य फसल है वो है हमारी वीट, बार्ले और ज्वार। कल्चर और टूरिज्म में देख लेते हैं, तो जो यहाँ के फेमस एरियाज हैं, हमारे ग्वालियर फोर्ट हो जाएंगे, माधव नेशनल पार्क हो जाएगा, गुजरी महल हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट कल्चरल और टूरिज्म के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं यहाँ की। इंडस्ट्रीज़ में देख लेते हैं, तो ये एरिया बेसिकली थोड़ा सा स्मॉल इंडस्ट्रीज़ यानी जो लघु उद्योग हैं उस टाइप के इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है, जो कि यहाँ पर पॉटरी होती है, ईटा का कारीगरी होती है ना। और जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है बानमोर, जो कि मुरैना में आता है, और मालनपुर, जो कि भिंड में आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया हैं। इस क्षेत्र की एक इंपॉर्टेंट ट्राइब है, वो कौन सी है, वो सहारिया ट्राइब है, जो कि हमारे नदन रीजन में पाया जाता है, नॉर्थ एमपी में पाए जाते हैं। तो ये सहारिया ट्राइब, इस क्षेत्र की जो इंपॉर्टेंट ट्राइब है वो सहारिया ट्राइब है।
नदियाँ देख लेते हैं कौन कौन सी रिवर्स जो हैं इस मध्य भारत पठार से गुजरती हैं। तो चंबल हो गई, कूनो हो गई, सिंध हो गई, ये मुख्य नदियां हैं जो कि इस क्षेत्र से बहती हैं। हमारा अब अगला रीजन है रीवा पन्ना प्लेटू यानी रीवा पन्ना का पठार। अब आइए इसको देखते हैं हम। क्षेत्र की दृष्टि से जो है हमने देखा है कि ये 31,955 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो कि कुल भूभाग का जो है 10.37% है। ये सारे फिगर मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठ जाएं, क्योंकि एमपी जो है फैक्ट का एग्जाम है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे फैक्ट रिलेटेड आते हैं। बहुत अच्छा फैक्ट से एक चीज़ और याद आई कि बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे फैक्ट याद करते हैं कि अभी बीच में एक टेलीग्राम में मैं एक क्वेश्चन देख रहा था, उसमें किसी ने ये पूछा है कि मेसी ने जो है अपना दूसरा गोल जो है कितने मिनट में किया, है ना। तो भाई इस टाइप का भी फैक्ट आपको नहीं याद करना है कि कितने मिनट में कितने सेकंड में। आपको थोड़ा सा लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया, चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल, अपने टेम्पो को थोड़ा सा कंट्रोल करके ही पढ़ना है। खास पढ़ाई ही करनी है आपको, बकवास पढ़ाई नहीं करनी है ना। मध्यम मार्ग का अप्रोच ही रखना है आपकी पढ़ाई में, तभी जाके आप सिलेक्शन लेने पाएंगे। तो चलिए हमने इसका एरिया देख लिया है, इसका कॉम्पोजिशन देख लेते हैं तो किस टाइप का है। तो ये एरिया भी जो है विंध्यन चट्टानों और कडप्पा चट्टानों से ही बना हुआ है। इस क्षेत्र में जो है, जो हमारा विंध्यन रॉक का जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है, जो भांडेर और कैमूर वाले रीजन आ जाता है, तो यही इस क्षेत्र का में पड़ता है। और कैमूर जो एरिया है, जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट एरिया है विंध्यन का, वो जो है यमुना और सोन बेसिन में एक वाटर डिवाइड का काम करता है। आई होप आप सभी को वाटर डिवाइड मालूम होगा कि एक लैंड बॉडी होती है जो कि दो नदियों के बेसिन को अलग अलग करती है, उसको यूजुअली हम वाटर डिवाइड कहते हैं। तो कैमूर जो है कौन सी अगर सवाल आता है कि कौन सी पहाड़ी या फिर कौन सा क्षेत्र, कौन सा रेंज जो है नर्मदा और यमुना के बेसिन को अलग करता है, तो उसका आंसर रहेगा कैमूर। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस ये है। हाईएस्ट पीक हम इस क्षेत्र की देख लेते हैं तो गुडविल पीक है, जिसे हम सद्भावना शिखर के नाम से भी जानते हैं। हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए भी और हिंदी मीडियम के लिए कि एमपीपीएससी कई बार जो है टर्मिनोलॉजी वाइज भी गेम खेलते हैं कि क्वेश्चन जब आपका सेट होता है तो ऐसा होता है कि कई बार जो है इंग्लिश का ट्रांसलेशन नहीं किया जाता, आपको इंग्लिश का वर्ड दे दिया जाता है कि सपोज कि ये पूछ लिया कि इस क्षेत्र का जो है सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो गुडविल दे दिया। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट रहेंगे वो गुडविल पढ़े रहेंगे, वो उस चीज़ को अप्रोच कर लेंगे। बट जो भी हिंदी मीडियम के छात्र रहेंगे वो सद्भावना शिखर पढ़े होंगे, तो उनको समझ में नहीं आएगा कि इनमें से कौन सा रहेगा। तो कहीं कहीं डेटा अगर आपको दोनों लैंग्वेज में ना, तो आपको कुछ कुछ डेटा बाइलिंगुअल भी पढ़ना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो कि हिंदी के ही ट्रांसलेशन को इंग्लिश में कर दिया है या फिर इंग्लिश के ही ट्रांसलेशन को हिंदी में कर दिया है, उसमें वर्ड को चेंज नहीं किया है। तो आपको थोड़ा सा अपनी पढ़ाई में ये अप्रोच भी रखना है कि अगर कोई शब्द ऐसा मिल रहा है जिसके दो अलग अलग हिंदी और इंग्लिश में अर्थ निकल रहे हैं, तो आप उनको भी याद करिएगा। तो हमारा रीवा पन्ना प्लेट्यू का जो सबसे ऊंचा बिंदु है वो है हमारा गुडविल पॉइंट, जिसे हम सद्भावना शिखर के भी नाम से जानते हैं, जिसकी कुल ऊंचाई है 752 मीटर, 752 मीटर। यहाँ की जलवायु देख लेते हैं तो क्लाइमेट कैसा है। तो यहाँ का भी क्लाइमेट जो है कॉन्टिनेंटल टाइप है, जहाँ की एवरेज रेनफॉल जो है, औसत वर्षा जो है यहाँ की 125 सेंटीमीटर है। इस क्षेत्र की मुख्य फसलें देख लेते हैं तो इस क्षेत्र में मुख्यतः जो है वीट, और हमारी ये रीवा पन्ना प्लेट्यू जो है ये पैडी यानी धान के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सॉइल किस टाइप की पाई जाती है, मृदा यहाँ किस टाइप की पाई जाती है, तो ये रेड येलो सॉइल पाई जाती है इस रीजन में। मिनरल्स हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल्स इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो पहला हमारा लाइमस्टोन हो गया, ये क्षेत्र लाइमस्टोन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। डोलोमाइट हो गया, जिप्सम हो गया, जिप्सम जो है रीवा में पाया जाता है ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा जो कि हम आगे मिनरल्स वाले सेशंस में देखेंगे। डायमंड हो गया जो कि हमारा पन्ना वाले रीजन में पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। कल्चर और टूरिज्म में देख लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया हमारा चित्रकूट आ जाता है, जो कि कल्चर के हिसाब से जो है रिलीजियस प्लेस है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके बाद हमारा भरत स्तूप आ जाता है, ये टूरिज्म के हिसाब से जो है फेमस है, जो कि सतना के पास में पड़ता है। दूसरा हमारा जो है इंपॉर्टेंट हमारी मैहर माता का मंदिर है, जो कि त्रिकुटा पहाड़ी में बनी हुई है। एक कई बार किसी शायद व्यापम के भी क्वेश्चन में मैंने ये सवाल देखा था किसी न किसी के, उसमें ये चीज़ भी पूछी गई थी मैहर जो है कौन सी पहाड़ी में बनी हुई है। तो मैहर जो है, मैहर माता का मंदिर जो है त्रिकुटा पहाड़ी में बना हुआ है। तो यहाँ से हमने जो है कल्चरल और टूरिज्म इंपॉर्टेंस देखा इस क्षेत्र का। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं जो इस क्षेत्र से बहती हैं। तो हमारी जो सबसे प्रमुख नदी है वो टमस यानी टोंस, टमस को टोंस भी कहते हैं, बीहड़ और केन, ये तीन हमारी प्रमुख नदियाँ हैं जो रीवा पन्ना प्लेट्यू से होकर गुजरती हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इधर ये आ जाता है कि चचई वाटरफॉल जो है वो हमारा जो है इसी क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि बीहड़ नदी में बना हुआ है। तो अभी तक हमने कुछ क्षेत्र देख लिए। अगला हमारा जो रीजन है वो है नर्मदा सोन वैली रीजन, जो कि दूसरा सबसे बड़ा
फिजिकल डिवीजन में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है मालवा के बाद। तो आइए अब इसको देखते हैं। तो इसका एरिया जो है करीब 86,000 स्क्वायर किलोमीटर है। दूसरा सबसे बड़ा एरिया है, परसेंटेज वाइज जो है 27.89% है। अच्छा, आखिरी का फिगर थोड़ा सा बुक में डिफर कर सकता है, तो उस चीज़ को मतलब डाउट में मत लीजिएगा, ठीक है। 89 वाला जो फिगर मैं कह रहा हूँ 27 पॉइंट कहीं कहीं 93 मिलेगा, 92 मिलेगा, तो ये थोड़ा सा डिफर करता है, इसको आप उस हिसाब से मैनेज करिएगा, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, और ये मध्य प्रदेश का जो है नर्मदा वैली रीजन जो है, ये मध्य प्रदेश का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है ना, क्योंकि जो घाटी बनी हुई है वो हमारा मध्य प्रदेश का जो टोटल जो कुल भूभाग का उसका सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा आ जाएगा, नर्मदा वैली रीजन। नर्मदा सोन वैली में नर्मदा वैली रीजन हमारा मध्य प्रदेश का लोवेस्ट पार्ट है। कॉम्पोजिशन देख लेते हैं, तो ये एरिया जो है मुख्यतः जो है एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी से ही बनी हुई है, क्योंकि ये जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, जिस जगह जो है नदी का प्रवाह जिस क्षेत्रों में रहेगा या नदी के बाढ़ वाले क्षेत्र में जो भी एरियाज आएंगे वो वहाँ का जो भी कॉम्पोजिशन रहेगा वो यूजली वहाँ की जलोढ़ मिट्टी से रहेगा। क्लाइमेट यानी जलवायु की बात कर लेते हैं, तो मानसून टाइप का क्लाइमेट रहता है, जहाँ की औसत वर्षा है करीब 100 से लेके 125 सेंटीमीटर की औसत वर्षा होती है। यहाँ के अगर हम मुख्य फसलें देख लेंगे तो ग्राउंडनट हो जाता है, गेहूं हो जाता है, वीट, पैडी, धान और सोयाबीन हो जाता है, ये यहाँ की मुख्य फसलें हैं। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि नर्मदा सोन वैली का जो ईस्टर्न पॉइंट है वो थोड़ा सा नैरो है यानी सकरा है, फिर उसके बाद जब ये आगे बाहर निकलती है तो फिर ये वाइड होती है। तो अपने मैपिंग में भी ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप मैप बनाएं तो जो इसका ईस्टर्न पॉइंट है वो थोड़ा सा नैरो रहेगा, फिर वो जब अपने वेस्टर्न एक्सटेंशन में आती है तो फिर वो ब्रॉड होती चली जाती है। यहाँ की वनस्पति देख लेते हैं, तो इस क्षेत्र की जो वनस्पति पाई जाती है यूजली ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट पाए जाते हैं। क्लाइमेट हमने पिछले स्लाइड में देख ही लिया है। यहाँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल्स यानी खनिज पाए जाते हैं, तो ये क्षेत्र जो है एक इंपॉर्टेंट मिनरल यानी वाइट मार्बल। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन से क्षेत्र में जो है वाइट मार्बल जो है फेमस, मतलब कौन सा क्षेत्र जो है वाइट मार्बल के लिए फेमस है, तो प्लीज़ आप लोग इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में देंगे। तो ये क्षेत्र जो है वाइट मार्बल के लिए फेमस है, कोल के लिए फेमस है और लाइमस्टोन के लिए फेमस है। तो ये जो है मुख्यतः जो है ये 3 खनिज यहाँ पाए जाते हैं। कल्चर और टूरिज्म के हिसाब से देख लेते हैं, तो यहाँ इंपॉर्टेंट कल्चरल और रिलीजियस साइट है अमरकंटक, फिर हमारा जो है ओमकारेश्वर आ जाता है, फिर नेमावर आ जाता है और महेश्वर आ जाता है। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट हैं जो कि हमारे इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। महेश्वर देख के कई लोगों को 2021 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन डेफिनेटली याद आ रहा होगा, कि जिनका कई लोगों का ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ था। लास्ट स्लाइड में भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि इसीलिए आपके लिए मैपिंग क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो इसलिए हो जाती है अगर आप मैप के थ्रू कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग में बहुत ही अच्छे से बैठ जाती है और कभी भी आप कंफ्यूज नहीं करते कि कौन सा क्षेत्र जो है किस क्षेत्र में आता है। चलिए, तो अब यहाँ की इंपॉर्टेंट नदियाँ देख लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं इस क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। तो इंपॉर्टेंट नदी सभी को पता होगा, क्योंकि जब भी आप एमपी की पढ़ाई शुरू करते हैं तो ये पहली चीज़ ही आप पढ़ते हैं। तो हमारी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं नर्मदा, सोन, ताप्ती और तवा, ठीक है। तो ये 4 मुख्य नदियाँ हैं जो कि इस क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। हमारा अगला इंपॉर्टेंट रीजन है बुंदेलखंड प्लेटू यानी बुंदेलखंड का पठार। इसका कुल क्षेत्रफल है 25,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 7.7% कुल भूभाग का हिस्सा है। कॉम्पोजिशन कैसा है इसका, इस क्षेत्र की बनावट कैसी है, तो इस क्षेत्र की बनावट यूजली नीस और ग्रेनाइट टाइप की चट्टानों से बना हुआ है। इस क्षेत्र का जो हाईएस्ट पीक है वो सिद्ध बाबा है, जिसकी कुल ऊंचाई है 1172 मीटर, ठीक है। बुंदेलखंड की जो सबसे ऊंची शिखर है वो सिद्ध बाबा शिखर है। ये एमपी का जो है सेकंड लार्जेस्ट पॉइंट भी है। धूपगढ़ की बात कर लेते हैं, धूपगढ़ हमारा सबसे लार्जेस्ट पीक है। सेकंड लार्जेस्ट पीक की बात कर लेंगे तो हमारा सिद्ध बाबा है। एवरेज एलिवेशन क्या है कि औसत ऊंचाई इस क्षेत्र की कितनी है, करीब 300 से लेकर 450 मीटर है। क्लाइमेट किस टाइप का है, जलवायु यहाँ की भी क्लाइमेट जो है कॉन्टिनेंटल टाइप है, यानी एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड। ठंड के समय में काफ़ी ठंड और गर्मी के समय में काफ़ी गर्मी। एवरेज रेनफॉल देख लेते हैं तो करीब 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर का थोड़ा सा कम वर्षा वाला क्षेत्र है ये। मृदा किस टाइप की पाई जाती है, यहाँ मोस्टली जो है रेड और ब्लैक सॉइल पाई जाती हैं। और इस क्षेत्र का जो स्लोप है, जो ढाल है, वो करीब नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। तो आप देखेंगे जो भी नदियां इधर से निकलती हैं तो वो, जैसे हमने देखा है कि जो मध्य भारत सेंट्रल इंडिया का जो भी ढाल था वो नॉर्थ की तरफ था और बुंदेलखंड का जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। तो यहाँ की जितनी भी नदियां का जो भी उद्गम होता है तो वो इस ही दिशा में बहती हैं। यहाँ की मुख्य फसलें हम देख लेते हैं, तो मुख्य फसलों में जो है हमारा इधर जो है आ जाता है ज्वार आ जाता है, वीट, गेहूँ और लेंटिल्स यानी तिल आ जाते हैं।
कल्चर और टूरिज्म में इस सेक्टर की, इस एरिया की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं तो हमारे कल्चरल वाइज जो है खजुराहो फेमस एरिया है। सोनगिरी, पीताम्बरा पीठ, पीताम्बरा माँ का मंदिर जो है दतिया में, सोनगिरी पीताम्बरा पीठ दोनों दतिया में हमारे पाए जाते हैं। और ओरछा, ये जो है इंपॉर्टेंट कल्चर और टूरिज्म के पॉइंट से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। खनिज में देख लेते हैं तो इस क्षेत्र का जो इंपॉर्टेंट खनिज है वो है रॉक फॉस्फेट। इंडस्ट्रीज़ की भी अगर हम बात कर लेते हैं तो इस क्षेत्र में जो है औद्योगिकरण थोड़ा सा कम है, इस क्षेत्र में इंडस्ट्रीज़ काफ़ी कम पाई जाती हैं। बेसिकली सीमेंट और बीड़ी इंडस्ट्रीज़ ही इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। नदियाँ देख लेते हैं कौन कौन सी नदी जो है इस क्षेत्र से होकर गुजरती हैं, तो हमारी इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है वो बेतवा है, केन है, पाहुज है और सिंध है। ये इंपॉर्टेंट है। पाहुज जो है थोड़ा सा नया रहेगा, आप लोग यूजली बाकी नदियाँ तो सुनते रहते हैं, पाहुज थोड़ा सा नई नदी, मतलब नया टर्म आपके लिए रहेगा, तो उस चीज़ को मार्क कर लीजिएगा। चलिए तो अब हम अगले इंपॉर्टेंट रीजन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा सतपुड़ा मैकल रीजन, है ना। इस क्षेत्र का आप जो है पूरा देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के किस हिस्से में ये क्षेत्र फैला हुआ है। तो आइए इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। इसका कुल एरिया जो है, टोटल एरिया जो है 34,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो कि 11.7% है। ये किस टाइप के रॉक से बना हुआ है? धारवाड़ और डेक्कन ट्रैप के रॉक से बना हुआ है। इस क्षेत्र का जो हाईएस्ट पीक कौन सा है, ये सभी को मालूम है। इस क्षेत्र का हाईएस्ट पीक है धूपगढ़ पीक, जिसकी कुल ऊंचाई है, आपको इधर दोनों चीज़ें मालूम होनी चाहिए। आपको ये फैक्ट भी मालूम होना चाहिए कि ये कितना ऊंचा है, 1350 मीटर का है। क्योंकि कई बार आपके मीन्स में भी डायरेक्ट सीधे आपको ये लिखने को आ जाता है कि धूपगढ़ की ऊंचाई लिखिए, ठीक है। आप इसको फिट में भी थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। ये चीज़ अब आपको सभी के लिए नहीं करनी है कि आप फिर फिट में भी आपने उसका डेटा याद कर लिया, इंचेस में भी याद कर लिया, सेंटीमीटर में भी याद कर लिया, नहीं। थोड़ा सा मैं बोला ना कि थोड़ा सा टेम्पो कंट्रोल करना है, क्योंकि एक दो जगह मैंने देखा है कि धूपगढ़ की ऊंचाई को जो है फीट के हिसाब से भी पूछा गया था। तो उस रेफरेंस में हमने यहाँ मेंशन किया है कि अगर आप मीटर के हिसाब से बात करें तो 1350 मीटर का है, और अगर आप फिट के हिसाब से बात करें तो 4435 फीट का है, ठीक है। ये बस आपको कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनके लिए करना है, हर साइट के लिए नहीं करना है, ठीक है। सॉइल अगर हम देख लेते हैं कि मिट्टी किस टाइप की पाई जाती है, तो यहाँ मुख्यतः जो है ब्लैक सॉइल और लेटराइट सॉइल पाई जाती है। लेटराइट सॉइल का जो है कौन सा क्षेत्र आ जाता है, ये हमारा बालाघाट वाला जो रीजन आ जाता है, बालाघाट सिवनी छिंदवाड़े वाले बेल्ट पे, इधर जो है मुख्यतः लेटराइट सॉइल पाई जाती है। रेंजेस अगर हम बात कर लेते हैं तो ये क्षेत्र जो है 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस यहाँ आके बनती हैं, कि एक हमारा जो है ईस्ट वेस्ट देख लेंगे तो मैकल हो जाता है, सतपुड़ा रेंज हो जाता है, फिर उसके बाद जो है हमारा राजपीपला हो जाता है। और हमारी ये जो धूपगढ़ की जो चोटी है वो सतपुड़ा रेंज के महादेव पहाड़ी में है ना। तो एक बार ये सवाल भी 2018 या 19 में आया था कि धूपगढ़ जो है कौन सी पहाड़ियों में है। तो कई बच्चों ने जो है सतपुड़ा रेंज को मार्क किया था, जो कि सही था, बट लेकिन सतपुड़ा के अंदर भी महादेव पहाड़ियों में धूपगढ़ की चोटी है। तो आपको अपने दिमाग में हर चीज़ बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, आपके दिमाग में हर चीज़ बहुत ही क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ क्या कैसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्षेत्र का अगर हम जलवायु देख लेते हैं तो मानसून टाइप की जलवायु है यहाँ, और जो एक औसत वर्षा होती है वो करीब 125 से लेकर 150 सेंटीमीटर होती है ना। तो ये थोड़ा सा इस एरिया में रेनफॉल ज़्यादा होती है। और एक इंपॉर्टेंट साइट है पचमढ़ी, जो कि हाईएस्ट रेनफॉल रीजन है इस मतलब अपने मध्य प्रदेश का जो है सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, पचमढ़ी में होती है, जिसकी 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। वेजिटेशन देख लेते हैं तो ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस यानी उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए कि यहाँ की वेजिटेशन वनस्पति कैसी है, तो यहाँ जो है उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं। खनिज में हम देख लेते हैं तो ये इंपॉर्टेंट साइट से मैग्नीज हो गया। ये क्षेत्र यूजली जो है मिनरल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एमपी की मेजर मिनरल साइट्स हैं वो इस रीजन में ही पाई जाती हैं, है ना। ये हमारा बैतूल वाला क्षेत्र हो जाता है, ये कोल के लिए फेमस हो गया। ये जो है हमारा कॉपर मैंगनीज के लिए फेमस हो गया, है ना। तो आपको अगर आप मिनरल्स वाइज की इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो मिनरल वाइज जो है ये क्षेत्र जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से हमारा मालवा का क्षेत्र जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उस तरह जो है हमारा सतपुड़ा मैकल का रीजन जो है मिनरल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिनरल्स में देख लेते हैं, मैंगनीज हो गया, कोल हो गया, कॉपर हो गया, बॉक्साइट हो गया, ग्रेफाइट हो गया, हमारे बैतूल के क्षेत्र में पाया जाता है, और आयरन ओर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। हम मिनरल्स को भी एक अलग से नए टॉपिक पे, एक नए लेक्चर पे अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंडस्ट्रीज देख लेते हैं तो कॉटन टेक्सटाइल जो है इंपॉर्टेंट प्रेवलेंट इंडस्ट्री है इस एरिया की, और दूसरी है पेपर इंडस्ट्रीज, है ना। तो इस क्षेत्र में जो है पेपर इंडस्ट्रीज भी काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है। नदियों की बात कर लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट जो है रिवर्स यहाँ से निकलती हैं। तो हमारी 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। ताप्ती, ये केन नहीं होगा, ये पेंच होगा, ताप्ती, पेंच और वेनगंगा, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि हमारे इस क्षेत्र से गुजरती हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा मार्क कर लीजिएगा, ये केन नहीं होगा इधर।
कल्चर और टूरिज्म की पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं तो इस क्षेत्र में जो है पचमढ़ी हमारा जो है टूरिज्म के लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया है। कान्हा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, ये तीनों एरिया जो है हमारे टूरिज्म के लिए एक इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। चलिए अब हम अपना आखिरी डिवीजन देख लेते हैं, फिजिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश में देख लेते हैं, जो कि हमारा बघेलखंड का पठार है, जो कि सबसे छोटा डिवीजन है मध्य प्रदेश का। एरिया हम देखते हैं, इसका एरिया करीब 23,733 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली टोटल 7% एरिया कवर करता है एमपी का। कॉम्पोजिशन हम देख लेते हैं तो इस क्षेत्र में जो है विंध्यन और गोंडवाना रॉक ग्रुप्स पाए जाते हैं। तो ये क्षेत्र जो है विंध्य और गोंडवाना चट्टानों से बना हुआ है। इस पीक की हम बात कर लेते हैं कि हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंचा पीक यहाँ कौन सा है, तो अमरकंटक की जो चोटी है वो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि एमपी की थर्ड हाईएस्ट पीक भी है, जिसकी कुल ऊंचाई है 1124 मीटर, है ना। क्लाइमेट बात कर लेते हैं, जलवायु बात कर लेते हैं, तो मानसून टाइप का क्लाइमेट है, जहाँ की औसत रेनफॉल है 125 सेंटीमीटर। यहाँ की जो जलवायु है मानसूनल टाइप है और औसत रेनफॉल जो है यहाँ की 125 सेंटीमीटर है। और किस टाइप की यहाँ सॉइल पाई जाती है, तो यहाँ मोस्टली रेड येलो सॉइल पाई जाती है ना, लाल पीली मिट्टी इस क्षेत्र में ज़्यादातर पाई जाती है हमारे। आइए तो हम यहाँ की प्रमुख फसलें देख लेते हैं। तो प्रमुख फसलों में जो है हमारा इस क्षेत्र में जो है पैडी हो जाता है, यानी धान हो जाता है, तिल हो जाता है और ज्वार हो जाता है। वनस्पति देख लेते हैं तो ये क्षेत्र जो है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं इस क्षेत्र में, जो कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट खनिज हम देखते हैं इस क्षेत्र में कि कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो कि बघेलखंड के रीजन में पाए जाते हैं। तो कोल एक इंपॉर्टेंट मिनरल है जो कि इस रीजन में पाए जाते हैं। थोड़ा सा मिनरल वाइज जो है इस क्षेत्र में कम पाए जाते हैं, बट एक इंपॉर्टेंट जो मिनरल है वो कोल है। इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं तो ओरिएंटल पेपर मिल जो है इसी क्षेत्र में पाई जाती है। विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट जो है इसी क्षेत्र में पाया जाता है, और संजय थर्मल पावर प्लांट भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये जो है हमारे इंडस्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो यहाँ पाई जाती हैं। कल्चर और टूरिज्म की बात कर लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। तो अमरकंटक जो कि रिलीजियस के लिए जो है रिलीजियस साइट है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क और फौजल नेशनल पार्क, ये जो हैं हमारे टूरिज्म के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। रिवर्स हम देख लेते हैं कि इस क्षेत्र में जो है कौन कौन सी नदियां जो है इंपॉर्टेंट रिवर्स फ्लो करती हैं। तो हमारी 3 इंपॉर्टेंट रिवर है, जिसमें एक आपको ज़्यादा फोकस करके याद रखना है, जोहिला, नर्मदा और सोन, तो आपने प्रीवियस स्लाइड्स में भी पढ़ा हुआ है। एक जोहिला भी है जो कि इस क्षेत्र की जो है एक इंपॉर्टेंट रिवर है। तो आई होप यहाँ तक हमने मध्य प्रदेश के अब 7 फिजिकल डिवीजन को डिस्कस कर लिया है, कौन कौन से क्षेत्र जो है किस किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। और मैं आशा रखता हूँ कि यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा। आपके उन सारी चीज़ों में अब आगे चल के कोई भी इशू या डाउट नहीं आएगा। अगर किसी तरीके का कोई भी डाउट या इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमारे वो डाउट पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके और हमारे फेसबुक पेज में भी ज्वाइन करके आप अपने डाउट से आपके जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीज़ें वहाँ से भी पूछ सकते हैं। हमारी एकेडमी के लेटेस्ट अपडेट जो भी अपडेशन आते रहेंगे तो हमारे जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिनकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उनसे जुड़ के भी जो है हमारे चैनल के साथ, हमारे एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं और अपडेट रह सकते हैं जो भी अपडेशन आती रहेंगी। आई होप ये लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और इसी तरह आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहेगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए।